बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेकंड ईयर क्लास का, चैप्टर नंबर फर्स्ट का रेस्पिरेशन। देखिए हमारे साथ रेस्पिरेशन चैप्टर में सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन की टाइप्स कितने हैं और इनके अलावा इनके मेजर स्टेप्स कौन कौन से आ जाते हैं। तो याद रखिए रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमने यही जानना होगा कि रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में मेजर फ़र्क क्या है। वैसे रेस्पिरेशन तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर क्लास में, 10th क्लास में, इनके अलावा 9th क्लास में, लेकिन यहाँ पर हम इनकी इंट्रोडक्टरी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे साथ क्या मीन्स रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में मेजर फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये जानें। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन हमारे साथ यही प्रोसेस है कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, मींस रेस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मींस लंग्स। ठीक है, लंग्स आउटसाइड एयर से ऑक्सीजन किस तरह अपटेक कर रहा होता है, इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन को मेंशन किया हुआ है, हाउ बॉडी गेट्स ऑक्सीजन इनटू लंग्स फ्रॉम एयर आउटसाइड। हमारी बॉडी से जो आउटसाइड एयर होता है, बॉडी के लंग्स उनसे ऑक्सीजन किस तरह अपटेक कर रहा होता है, इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। दूसरी पॉइंट हमारे साथ आ जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी किस तरह ऑक्सीजन की अपटेक के बाद एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा होता है विद इन द सेल, इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यही हमारे साथ मेजर फर्क है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसी चैप्टर में आप लोगों ने यही याद रखना होगा कि रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है। तो रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज अबाउट हाउ द लंग्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एयर। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रीथिंग प्रोसेस में और वेंटिलेशन प्रोसेस में एयर इनहेल हो जाता है, हम एयर को इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन सारी गैसेस से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को किस तरह अपटेक कर लेती है, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। इनके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस आ जाता है कि जिस तरह हमारी बॉडी ऑक्सीजन को अपटेक कर लेती है, फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके इनटू द टिश्यूज, वहाँ पर इनसे क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। तो हमारी बॉडी किस तरह एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए हमारे साथ हमने ये फ़र्क जान लिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है। इनके बाद हम आ जाते हैं बेसिक डिफिनीशन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या है, इनकी बेसिक डिफिनीशन क्या आ जाती है। तो याद रखिए रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल। ठीक है, रेस्पिरेटरी फ्यूल की ब्रेकडाउन और उनसे एनर्जी की ऑब्टेनेंस को, इनको क्या कहा जाता है, इनको रेस्पिरेशन कहा जाता है। कि रेस्पिरेटरी फ्यूल इनकी ब्रेकडाउन की वजह से हमारी बॉडी को जो एनर्जी हासिल हो जाती है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो याद रखें थर्ड नंबर हमारे साथ रेस्पिरेटरी फ्यूल को जानना है कि व्हाट आर रेस्पिरेटरी फ्यूल्स। ठीक है, अच्छा, रेस्पिरेटरी फ्यूल इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, याद रखिए एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहाँ पर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी फ्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनके अलावा दे आर फैट्स। ठीक है, इनके अलावा दे आर प्रोटीन। तो रेस्पिरेटरी फ्यूल तीन किस्म के आ जाते हैं। एक हमारे साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूसरा फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन याद रखें रेस्पिरेटरी फ्यूल में हमारे साथ जो प्राइमरी वन होता है, मींस एटीपी जो सबसे पहले जिस चीज़ से सिंथेसाइज हो जाती है वो ग्लूकोज आ जाते हैं, ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, दे आर द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मींस दे आर सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स। तो एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखें कि रेस्पिरेटरी फ्यूल में द प्राइमरी वन जो है वो क्या होते हैं, वो ग्लूकोज होते हैं। अच्छा, मजीद ये याद रखें कि फर्स्ट नंबर आप लोगों ने रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इनके दरमियान फ़र्क को जान लिया, फिर रेस्पिरेशन की डिफिनीशन, फिर इसमें रेस्पिरेटरी फ्यूल आ जाते हैं। अब याद रखें कि इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, व्हाट वी डू विद दैट एनर्जी। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उनसे क्या होते हैं, इनसे हमारे बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनर्जी, जो एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू हासिल हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए वही एनर्जी यूज हो जाती है जो हमारी बॉडी क्या कर लेते हैं, कैरिड आउट कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल मेंशन कर लेता हूँ इस चीज़ का कि हमारे साथ वो कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो याद रखिए वो मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, मूवमेंट के अलावा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ वगैरह, ये सारी चीज़ें, ग्रोथ, ठीक है, इनके अलावा रिप्रोडक्शन है। तो इन सारी प्रोसेसेस के लिए क्या हो जाता है, इन सारी प्रोसेसेस के लिए वही एनर्जी यूज हो जाती है जो हम रेस्पिरेशन के जरिए हासिल कर लेते हैं। तो यही हमारे साथ डिफिनीशन है किस चीज़ का, रेस्पिरेशन का। अब इनके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में मींस फर्स्ट ईयर क्लास में इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है बाय एनर्जेटिक्स में, जो हमारे साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन है और एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पर उनकी मैं एक थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन को फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन को फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मीन्स दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली कहाँ पर टेक प्लेस कर रहा होता है, तो याद रखिए इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे साथ सेल ऑर्गेनेल हैं वही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अच्छा, इसी का बेसिक एम क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अलावा हमारे साथ वाटर है और उनसे एनर्जी ऑब्टेन्ड हो जाती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, यहाँ पर जो मैंने बता दिया आप लोगों की प्राइमरी सोर्स वो क्या है, या प्राइमरी वन जो रेस्पिरेटरी फ्यूल में आ जाते हैं वो ग्लूकोज है। तो इसी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना, उनसे वाटर को प्रोड्यूस करवाना और इनके अलावा उनसे एनर्जी ऑब्टेन्ड हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, दैट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, वही मल्टी स्टेप प्रोसेस अगर ये है तो वो स्टेप कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट वन ग्लाइकोलिसिस आ जाता है, द सेकंड वन इज लिंक्ड रिएक्शन, फिर आ जाता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इनके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये ब्रेक हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2-पायरुविक एसिड, ठीक है। अच्छा, इनके बाद हमारे साथ लिंक्ड रिएक्शन में जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू वो प्रोड्यूस हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। लिंक रिएक्शन, इसी का मेन पर्पस क्या होता है, पायरुविक एसिड इनको कन्वर्ट करवा लेता है किस चीज़ के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए इनसे बनवा लेता है, ठीक है। अच्छा, मजीद क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एंटर हो जाते हैं इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन हो जाती है और उनसे ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाता है। फिर इनके बाद हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, यहाँ पर हमारे साथ NADH, ठीक है, NADH इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इनसे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। अच्छा, ये NADH कहाँ से आ जाता है, तो याद रखिए पिछली क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा है और ये NADH इन्हीं स्टेप्स में बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसी स्टेप्स में जिस तरह हमारे साथ क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, इनमें जो NADH प्रोड्यूस हो जाते हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इनके साथ साथ हमारे साथ और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मीन्स क्या मूवमेंट आ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, और वही इलेक्ट्रॉन फिर क्या करवा लेते हैं, ये पुश ऑफ करवा लेते हैं प्रोटॉन को इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इनको पुश ऑफ करवा लेता है, इनको भेज दे देता है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मजीद इनमें लास्ट स्टेप जो आ जाता है, ठीक है, वो क्या है, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, इसमें फाइनली ATP की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो दैट इज अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन कि इनको प्री ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इनके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस कर रहा होता है, इनके अलावा ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट वन ग्लाइकोलिसिस है, फिर लिंक्ड रिएक्शन, फिर क्या आ जाता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। अच्छा, मजीद अब हम डिस्कस कर लेते हैं द सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, ये अकर हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
दूसरी पॉइंट, ये मोस्टली अगर हो जाते हैं इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली अगर हो जाते हैं, और अगर इनके अलावा हायर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनमें अगर ये अगर हो जाते हैं, जिस तरह हमारे साथ ह्यूमन बीइंग है उनकी आरबीसी में, इनके अलावा मसल सेल्स में, इनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में इनकी रीजन यही है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप, ये कहाँ पर अकर हो जाते हैं, ये अकर हो जाते हैं विद इन साइटोप्लाज्म। लेकिन इनके बाद की जो क्या आ जाती है, इनके बाद की जो स्टेप आ जाती हैं, दे आर टेकिंग प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हायर ऑर्गेनिज्म में आ जाती है, ठीक है, तो उनमें बात यही है कि उनके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये बात याद रखिए। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है लोअर ऑर्गेनिज्म का, जो यीस्ट है, ठीक है, तो यीस्ट में ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पायरुविक एसिड, दैट इज सिमिलर टू व्हाट, टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ये याद रखिए कि ये स्टेप हमारे साथ आ जाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज अगर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, पायरुविक एसिड में, तो ये इसी स्टेप को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और ग्लाइकोलाइसिस स्टेप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये सिमिलर है, इनसे बन जाता है क्या, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, ये इथाइल अल्कोहल इनसे क्यों बन जाता है, मींस ग्लूकोज से डायरेक्टली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चीज़ें क्यों नहीं बन जाती। तो ये बात जहन में याद रखें कि ये प्रोसेस मींस अगर हमारे साथ ग्लूकोज पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA, और फिर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके लिए वही ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर वो ऑर्गन नहीं है, तो याद रखिए इनका प्रोडक्ट भी चेंज होगा। तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस स्टेप के बाद इनसे यहाँ पर क्या, ये हमारे साथ फॉर्मूला किस चीज़ का है, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, मजीद अगर हमारे साथ में हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर लूँ, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोलाइसिस स्टेप तो हो जाता है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और पायरुविक एसिड फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर अकर हो जाता है, इन आरबीसी में अकर हो जाता है या मसल सेल्स में, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई उसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो याद रखिए हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, इनमें मेजर फर्क है, फिर रेस्पिरेशन की डिफिनीशन, फिर रेस्पिरेटरी फ्यूल, इनके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और ये टाइप्स है। अच्छा, मजीद हमारे साथ नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, एक बात याद रखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन इनकी 2 टाइप्स और भी आ जाती है, ठीक है। एक हमारे साथ आ जाता है क्या, डायरेक्ट रेस्पिरेशन, और दूसरा आ जाता है वर्ड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, ये एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इनके टाइप्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसी वे पर भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। याद रखिए डायरेक्ट रेस्पिरेशन ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस तरह मैं एक एग्जांपल ले लूँ अमीबा का, ठीक है। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक या मीन्स जो वाटर में ज़्यादातर क्या कर रहा होता है, पाया जाता है। ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनका मकसद क्या है, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन का मकसद यही है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से, अपनी आउटसाइड से ऑक्सीजन को डायरेक्ट अपटेक कर लेता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को डायरेक्ट अपटेक कर लेता है, तो इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनके अलावा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है, ठीक है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में कोई टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है ये ऑक्सीजन की अपटेक के लिए, ठीक है। सबसे पहले वही टिश्यूज क्या करवा लेते हैं, इनमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यूज, वही टिश्यूज ऑक्सीजन को अपटेक कर लेते हैं, ठीक है। वही ऑक्सीजन फिर ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं वेयर इनटू सेल्स, ठीक है। तो इनको कहा जाता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। मींस अगर एक सेल अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन को डायरेक्ट अपटेक कर लेते हैं, तो इनको कहा जाता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनके अलावा अगर ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर टिश्यूज होती है, वही टिश्यूज क्या करवा लेते हैं, वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अपटेक कर लेते हैं और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं इनटू अदर सेल्स, तो इन्हीं को कहा जाता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ क्या है, मेन टॉपिक जो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके जरिए क्या आ जाता है, जिनके जरिए रेस्पिरेशन कंप्लीशन को चला जाता है।
तो इनमें फर्स्ट होना आ जाता है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, ठीक है। ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है और वेंटिलेशन कौन सा प्रोसेस है, इसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखिए कि ब्रीथिंग और वेंटिलेशन फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दूसरी पॉइंट आ जाती है, दूसरा स्टेप जो मेजर स्टेप है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अच्छा, इसी एक्सचेंज का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कर लूँ, इनका थोड़ा सा डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। देखिए हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोज होती है, ठीक है। अच्छा, नोज के बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो मेजर स्टेप आ जाता है, मेजर ऑर्गन आ जाता है, वो क्या है, वो ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई होती है, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकाई के बाद ब्रेंक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ब्रेंक्यूल्स, फिर इनके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी ब्रेंक्यूल्स, फिर टर्शियरी ब्रेंक्यूल्स, ठीक है। और फाइनली इसमें आ जाते हैं टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स वो होते हैं जिसके ऊपर अल्विलाई होती है, ठीक है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद हमारे साथ प्राइमरी ब्रेंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रेंक्यूल्स, फिर टर्शियरी एंड फाइनली टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स के ऊपर अल्विलाई होते हैं। इसी फर्स्ट स्टेप में हमारे साथ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन में, इसमें हम एयर को इनहेल करवा लेते हैं और वो चला जाता है कहाँ पर, इनटू अल्विलाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस सेकंड स्टेप में ये बिटवीन अल्विलाई एंड ब्लड होता है। अल्विलाई ये वाला पार्ट है, इसी में एयर आ जाता है, ठीक है। ये अल्विलाई क्या होती है, अल्विलाई के ऊपर कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, इसी ब्लड कैपिलरीज और अल्विलाई के दरमियान क्या हो जाता है, इनमें गैसियस एक्सचेंज आ जाता है। मींस यहाँ पर या से ऑक्सीजन, अल्विलाई से ऑक्सीजन ये एंटर हो जाता है इनटू द ब्लड, ठीक है। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ये आ जाता है इनटू द अल्विलाई। तो सेकंड स्टेप हमारे साथ यही है। फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, द सेकंड स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन अल्विलाई एंड ब्लड, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होगा, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय द ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या करवा लेता है, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पर हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन ब्लड अपटेक कर लेता है, तो इनको ट्रांसपोर्ट कर लेता है कहाँ पर, इनटू द बॉडी टिश्यूज फॉर द पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बात याद रखिए, इनको क्यों ट्रांसपोर्ट कर लेता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। अच्छा, मजीद अगर ये ब्लड चला जाता है इनटू द टिश्यू, तो फोर्थ स्टेप में बिटवीन द ब्लड और इनके अलावा बिटवीन द टिश्यूज, इनके दरमियान गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। द फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज इज बिटवीन अल्विलाई एंड ब्लड, बट द सेकंड इज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के दरमियान क्या होता है, इनमें गैसियस एक्सचेंज आ जाता है। और फाइनली वहाँ पर जब गैसियस एक्सचेंज मींस अगर हमारे साथ ये बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज है, ठीक है, तो इन टिश्यूज में यहाँ पर होमोग्लोबिन जो क्या है, जो हमारे साथ रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट है, इनके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा लेता है इनटू दी टिश्यूज और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर लेता है। अब अगर ये ऑक्सीजन आ जाता है कहाँ पर, टिश्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो टिश्यूज में इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये ग्लूकोज उनकी ब्रेक डाउन करवा लेता है और उनसे एटीपी को सिंथेसाइज करवा लेता है, ठीक है। लेकिन याद रखें, और फाइनल स्टेप क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मींस यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जरिए ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। तो ये 5 मेजर स्टेप्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। द फर्स्ट स्टेप उनमें क्या आ जाता है, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन व्हाट, बिटवीन अल्विलाई एंड ब्लड। फिर ट्रांसपोर्ट आ जाता है गैसेस का इनटू द टिश्यूज। फाइनली एक्सचेंज आ जाता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज और उनके बाद फाइनली ग्लूकोज की ब्रेक डाउन आ जाती है। लेकिन याद रखिए, इन सारी स्टेप्स के लिए हायर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर ऑर्गन की जरूरत होती है। जितनी भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टेप्स पढ़ ली, ठीक है, उनमें हायर ऑर्गेनिज्म में इन सारी स्टेप्स के लिए एक स्पेशल ऑर्गन की जरूरत होती है। जिस तरह हमारे साथ ह्यूमन में क्या आ जाता है, लंग्स आ जाता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट अगर फिशेस में हम देखें तो उनमें क्या होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं। तो गिल्स, लंग्स, ये क्या है, ये स्पेशल ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मजीद हमारे साथ प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने यही जानना होगा कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। ये हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक है। बुक के मुताबिक फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो सेकंड टॉपिक आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस।
अच्छा, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस को अगर हम डिफाइन कर ले तो ये वही एरिया होती है जो जहां पर गैसियस एक्सचेंज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट टेक प्लेस। ये वही एरिया होते हैं जो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसियस एक्सचेंज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे अल्विलाई की। ठीक है, इन हायर ऑर्गेनिज्म कि इनका रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा वाला होगा, ये हमारे साथ अल्विलाई कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्विलाई के थ्रू हमारे साथ बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म गैसियस एक्सचेंज अकर हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है हमारे साथ क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस। मींस रेस्पिरेटरी सरफेस वही एरिया है जहां पर गैसियस एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट अकर हो जाता है। ठीक है, अच्छा याद रखें जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है जिनको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए क्या आ जाता है, गैसियस एक्सचेंज आ जाता है। लेकिन रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन से आ जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल, ये परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल का मकसद क्या होता है, दैट द थिंग्स कैन पास इजीली फ्रॉम देम। ठीक है, उनसी चीजें आसानी से पास हो सके। ठीक है, तो अगर ये परमिएबल हो तो गैसियस एक्सचेंज आसानी से होगा। अगर ये परमिएबल नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे साथ क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज अकर डिफिकल्टली। अच्छा, मजीद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या आ जाती है, दे मस्ट बी थिन। ठीक है, इनको बिल्कुल थिन होना चाहिए। ठीक है, अगर थिन हो तो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। इनके अलावा अगर थिन ना हो तो क्या है, गैसियस एक्सचेंज इज समहाउ डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा इनके अलावा हमारे साथ जो हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात कर लेते हैं तो इनकी जो ऊपर वाली सरफेस एरिया होती है ये भी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो सके और ऑर्गेनिजम्स की नीड को वो क्या कर ले, वो पूरा कर सके। अच्छा, इनके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट मीन्स दैट दे मस्ट बी हाईली वस्कुलराइज। हाईली वस्कुलराइज का मकसद क्या है, मीन्स दैट देयर इज अ प्रॉपर ब्लड सप्लाई। ठीक है, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये भी हमारे साथ क्या है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ये वस्कुलराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इनका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, ये थिन होगा, ये परमिएबल होगा। ठीक है, अच्छा इनके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी इनकी क्या आ जाती है, मस्ट बी मॉइस्ट। ठीक है, अच्छा मॉइस्ट का मकसद क्या होता है, देखिए यहाँ पर मॉइस्ट क्यों होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट क्यों होगा, तो याद रखें हमारे साथ जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, दे अकर इन अ लिक्विफाइड मीडियम। ठीक है, ये लिक्विफाइड मीडियम में अकर हो जाते हैं, मींस गैसेस डिसॉल्व इन द लिक्विड। ठीक है, गैसेस क्या हो जाते हैं, ये एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और उसी लिक्विड के बाद फाइनली ये बॉन्ड हो जाते हैं विद हीमोग्लोबिन। अच्छा, तो याद रखें मस्ट बी मॉइस्ट, तो मॉइस्ट किस चीज़ के जरिए होगा, ये म्यूकस के जरिए होता है। ठीक है, अच्छा म्यूकस क्या होता है, म्यूकस हमारे साथ इनके मेजर कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं, तो याद रखें म्यूकस में हमारे साथ मेनली वाटर होता है। इनके अलावा इनमें क्या होते हैं, म्यूसिन प्रोटीन होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर पाए जाते हैं, ये म्यूकस की मेजर कंपोनेंट्स है। इनको मैं थोड़ा सा लिख लो कि म्यूकस इनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है, वाटर होते हैं इसमें। ठीक है, इनके अलावा हमारे साथ और क्या आ जाता है, म्यूसिन प्रोटीन होते हैं। अच्छा, म्यूसिन प्रोटीन ये क्या होता है, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के जरिए यूज हो जाता है। और लाइसोजाइम क्या होते हैं, दीज आर द एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स। ठीक है, अच्छा इसमें मेजर सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, म्यूकस में सॉल्ट्स भी होते हैं। अच्छा, मजीद ये बात याद रखिए कि ये क्या होगा, मस्ट बी मॉइस्ट, तो ये म्यूकस के जरिए होता है। ठीक है, ये म्यूकस के जरिए अपर वाला सरफेस ये मॉइस्ट रहता है। अच्छा, फिर प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी फिगमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, हाँ अगर ऑर्गेनिज्म हो तो उनके लिए रेस्पिरेटरी फिगमेंट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी फिगमेंट्स आर बेसिकली द फिगमेंट्स विच कैरी ऑफ और विच ऑब्टेन द गैसेस। ठीक है, तो इसमें से हमारे साथ याद रखिए कि हायर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी फिगमेंट होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, दैट इज द रेस्पिरेटरी फिगमेंट। अच्छा, और फाइनली हमारे साथ क्या होगा, उसी रेस्पिरेटरी फिगमेंट्स की जरूर क्या होगी, इनकी प्रेजेंस ज़रूरी होगी ताकि हमारे साथ गैसेस की जो एक्सचेंज है वो आसानी से हो सके। और फाइनली हमारे साथ लास्ट स्टेप क्या है, शुड बी गुड वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे साथ ब्रीथिंग प्रोसेस है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर एंटर हो सके, गैसेस एक्सचेंज अकर हो सके और फिर उनके बाद एक्सहेलेशन भी प्रॉपर तरीके से हो सके। तो देखिए हमारे साथ आज के लेक्चर में क्या है, आज के लेक्चर में हमारे साथ हमने बेसिक कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना होगा।
इनमें से हमारे साथ फर्स्ट रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के मुताबिक, ठीक है, कि इन दोनों में मेजर फ़र्क क्या है। फिर रेस्पिरेशन की डिफिनीशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन की डिफिनीशन के बाद जो रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी ऑब्टेन्ड हो जाती है वही ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के लिए यूज़ करवा लेता है। फिर इनके अलावा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने दो तरह की कैटेगरी पढ़ ली, एक एरोबिक और एनएरोबिक, दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इनके अलावा हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेजर स्टेप्स कौन से हैं, इनके अलावा रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है और उनकी कौन कौन से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर।